हेलो। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अविनाश, वीर, आर्या, संदीप, 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 अविनाश, श्री कुमार, अमन राज, सोमनाथ, राहुल, वीर, अमन, पारुल, साहिल, गगन, प्रियंका, दीपिका, आलोक, प्रिया, पवन, कीर्ति, प्रीति, निशा, ऋषा, श्वेता, राकेश, कोमल, आरिज, नवनीत, अखिलेश, छोटे लाल, दीपक, साहिल, आरजू, पवन, पूजा, श्वेता, निखिल, साहिल। क्या हाल चाल भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, कल तो भैया रात को दिल्ली में भी बारिश हुई। आज तो थोड़ा बहुत गर्मी से राहत है दिल्ली में। कल रात को तो बहुत शानदार हवा चल रही थी दिल्ली में। दोपहर को तो बिकट गर्मी थी, मतलब इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही थी कल दोपहर को जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन रात को थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया दिल्ली में, हवाएं चलने लगी बढ़िया सी। तो लग रहा है कि हर जगह ही लगभग लगभग मौसम ठीक ही था कल। हर जगह बादल, आंधी, थोड़ी सी बारिश हो गई थी। हैं? उपासना, गावेश, गावेश, टीनू, देवेंद्र, अतुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल चाल भाई? हरियाणा में भी आंधी आई थी, दिल्ली में भी आंधी आई है कल, यूपी में भी आंधी आई है। बारिश भी हो रही थी, मौसम भी बढ़िया हो गया, गर्मी से काफी राहत भी मिल गई, थोड़ी खुलकर सांस भी ले पाए। वरना कल तो दोपहर को बड़ी हालत टाइट थी, बहुत ज्यादा हालत टाइट है। चलिए साहब, तो हम लोगों ने कल आजमगढ़ में भी बारिश हुई। हाँ, हम लोगों ने कल जो टॉपिक शुरू किया था डेट वॉज पजल। पजल टॉपिक की शुरुआत की थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, शानदार, जानदार टॉपिक है ये जो पजल टॉपिक है। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है पजल। समझ रहे हो? हाँ जी। यहाँ पर हम गुत्थी सुलझाते हैं, शेरलॉक्स होम बन जाते हैं, है ना, व्योमकेश बख्शी बन जाते हैं। हमारा माइंड चाचा चौधरी से भी तेज चलने लगता है। और गुत्थी सुलझाने का सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बताया था कॉलम मेथड, कि हम एक कॉलम बनाते हैं। उस कॉलम में राइट हैंड साइड में हम वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो कंडीशन फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड में वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो कंडीशन फेवर में नहीं है ना। और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है, और हमारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कल हम लोगों ने कुल मिला के कितनी पजल सॉल्व कर ली थी? 4। हम लोगों ने कल 4 पजल सॉल्व कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, 4 के आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। धीरे धीरे पजल का लेवल भी बढ़ेगा। अभी हम जो पजल पढ़ रहे हैं बेटा, ये लिंकिंग पजल है। कौन सी पजल है? ये लिंकिंग पजल है। लिंकिंग पजल का मतलब जहां इंफॉर्मेशन एक से दो तीन इंफॉर्मेशन जुड़ी होती है ना, जहां एक ही चीज से दो तीन इंफॉर्मेशन जुड़ी होती हैं। ये सारी की सारी कौन सी पजल है? लिंकिंग पजल। मैंने आपको पजल के कुछ टाइप बताए थे कल, ठीक है, जिसमें से सबसे पहली टाइप हम पढ़ रहे हैं लिंकिंग पजल। चलिए बनाइए फटाफट से, है ना। हाँ जी। और सबसे पहले हम बनाते हैं, है ना, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? कॉलम। और उस कॉलम मेथड से हम अपने क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। उस कॉलम मेथड से हम अपने क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो कॉलम बनाइए और कॉलम बना के अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट से। हाँ जी, कॉलम बनाकर हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जल्दी से करो, कोशिश करो। अच्छा, सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों को एक चीज बताना तो भूल ही गया। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट दो एक ऐसे चैप्टर हैं, है ना। देखो, आपके रीजनिंग में दो ऐसे चैप्टर हैं, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये दो ऐसे टॉपिक हैं, पजल और सीटिंग, जिसमें हमें ना ढेर सारे क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास 100, 200, 50, 500, 1000 क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए। मान लो मेरे पास 100 अरेंजमेंट है, मतलब मेरे पास 100 पजल हैं। 100 पजल का मतलब समझ रहे हो? जब तुम एक पजल को सॉल्व करते हो तो उससे रिलेटेड कम से कम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पर मान लो आपके पास 100 पजल ये है, 100 सीटिंग अरेंजमेंट ये है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो जो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए हैं, आप क्लास के ही हर क्वेश्चन को कम से कम, हर एक क्वेश्चन कम से कम आपको 3 बार सॉल्व करना है।
कम से कम 3 बार सॉल्व करना है, कम से कम 3 बार। और यही सीटिंग अरेंजमेंट में होता है जब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने बताया है सीटिंग अरेंजमेंट में कि शुरू की 1-2 क्लास के क्वेश्चंस को तो आप 2 बार सॉल्व करो, है ना, लेकिन लास्ट की जो क्लासेस है ना, उनके हर एक क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व करना है, 4 बार। तो आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में प्रैक्टिस क्या करनी है, जैसे हर टॉपिक में हम क्या करते हैं, हमें नए क्वेश्चन चाहिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को प्रैक्टिस करने का ये बिल्कुल बेकार तरीका है। हमें पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक ही क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करना है। तभी आप समझ पाओगे कि हाँ, एग्जाम में हम जल्दी क्वेश्चन कैसे बनाएं और कैसे क्वेश्चन को पढ़े। क्योंकि जब आप पहली बार पजल सॉल्व करोगे ना, तो आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, पता नहीं कैसे सॉल्व हो गई। फिर जब आप दूसरी बार सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा दिमाग में आपके क्वेश्चन बैठेगा, अच्छा ऐसे पढ़ना था क्वेश्चन। जब आप तीसरी बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आपको चीजें समझ आएंगी कि हमें एग्जाम में कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है। तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के नोट्स नहीं बनाने हैं, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें एक ही क्वेश्चन को ना मल्टीपल टाइम सॉल्व करना होता है, हमें एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना होता है, बार बार। जैसे कल मैंने आपको पजल के 4 क्वेश्चन कराए, तो आपको घर पे पता है क्या करना था, उन चारों पजल को कम से कम 3-3 बार सॉल्व करना था। मतलब हर क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना है आपको, हर क्वेश्चन को 3 बार। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिस का अप्रोच यही है कि आप हर क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम सॉल्व करो। क्या करो बेटा, हर एक सिंगल क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम सॉल्व करो, मल्टीपल टाइम। ये है बेस्ट अप्रोच किसकी, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की, कि आप क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम सॉल्व करो। क्या करो बेटा, मल्टीपल टाइम सॉल्व करो, कोशिश करो, चलो।
अच्छा बेटा, लाइव क्लास वही बच्चा अटेंड करेगा पजल की जिसको लाइव क्लास के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो बेटा आप रिकॉर्डेड क्लास देखो, है ना। लाइव क्लास तो उसी बच्चे के लिए मैं पूरा टाइम दूंगा लाइव क्लास में क्वेश्चन बनाने का। अगर आपको सिर्फ सोल्यूशन चाहिए तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखो। ह्यूमन, एनिमल और बर्ड्स, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा? ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स। देखो, अगर मान लो तीनों में नो का रिलेशन है, अगर ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली हम यही वाला ऑप्शन चूज करेंगे, डेफिनेटली। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तब तब वी आर सोशल एनिमल, तो फिर ह्यूमन और बर्ड्स दोनों एनिमल के अंदर आ जाएंगे। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो प्रायोरिटी हम इस ऑप्शन को देंगे कि तीनों अलग अलग है। अगर ये वाला ऑप्शन ना हो तो फिर हम नीचे वाले ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे है ना। उसमें हम ह्यूमन को भी एनिमल मान सकते हैं। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखते हैं आप लोगों से ये क्वेश्चन कितना बना, है ना। थोड़ा बहुत भी सॉल्व किया आपने, कोशिश करी थोड़ी बहुत भी, तो भी अच्छा है हमारे लिए। दिक्कत यह है कि आप बिल्कुल ही कोशिश ना करो, है। दिक्कत यह है कि आप बिल्कुल ही कोशिश ना करो, है ना। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 6 प्लेस है, ABCDEF, आर वी स्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। हमें पता है जो हमारा कॉलम बनेगा वो बेटा वो मंडे टू संडे बनेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, क्योंकि यहाँ पे डेज है। विच वन ऑफ द डे बीइंग ऑन ऑफ डे, इनमें से कोई एक ऑफ डे है। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ईच ऑफ द प्ले हैज डिफरेंट टाइम, है ना, सबका अलग अलग टाइम है। पहला पॉइंट है संडे इज नॉट द ऑफ डे। बेटा संडे ऑफ डे नहीं है, यानी कि संडे को तो पक्का कोई ना कोई प्ले खेला जाएगा। संडे को तो पक्का कोई ना कोई प्ले खेला जाएगा, संडे ऑफ डे नहीं है। अ प्ले ऑफ हाफ आवर ड्यूरेशन इज स्टेज ऑन दैट डे, है ना। और संडे को जो गेम खेला जाएगा, संडे को जो भी गेम खेला जाएगा XYZ, वो आधे घंटे का गेम है। संडे को जो भी गेम खेला जाएगा वो आधे घंटे का गेम है, आधे घंटे का। प्ले ए इज स्टेट इमीडिएटली बिफोर प्ले ई। देखो जो ए है ना वो ई से ठीक पहले है। अब यहां पर ई को मैं कहीं भी रख सकता हूं, तो ये मेरे लिए हिंट है। प्ले ए ई से ठीक पहले है, ये हिंट है। इस हिंट को मैंने साइड में लिख लिया। देयर आर 2 प्लेस बिटवीन प्ले एफ विच इज ऑफ 3 आवर एंड प्ले सी विच इज ऑफ 1.5 आवर। देखो ये क्या कह रहा है कि जो एफ 3 घंटे का गेम है और जो सी 1.5 घंटे का गेम है, इनके बीच में 2 प्ले आएंगे, इनके बीच में 2 प्ले आएंगे। द ऑफ डे इज आफ्टर द प्ले ई एंड देयर आर 2 प्लेस बिटवीन द ऑफ डे एंड ए। देखो कह रहे हैं कि ई के बाद ऑफ है, ई के बाद ऑफ है, लेकिन ए और ऑफ के बीच में 2 दिन का गैप है। अगर ए और ऑफ के बीच में 2 दिन का गैप है, इसका मतलब ऑफ यहां पर है, इसका मतलब ऑफ यहां पर है। समझ रहे हो। प्ले डी विच इज ऑफ 2 आवर इज नॉट ऑन मंडे। बेटा जो डी 2 घंटे का गेम है, जो डी 2 घंटे का गेम है वो मंडे को नहीं है। जो डी 2 घंटे का गेम है वो मंडे को नहीं है। द प्ले इज इमीडिएटली बिफोर ऑफ इज ऑफ 3 आवर। ये कह रहे हैं कि ऑफ से पहले जो गेम है, जो ऑफ से पहले गेम है वो 3 घंटे का है। यानी कि ऑफ से पहले क्या है, ऑफ से पहले एफ 3 घंटे का गेम है। ये कह रहे हैं कि जो ऑफ से पहले का गेम है वो 3 घंटे का गेम है। 3 घंटे का गेम एफ है, यानी कि ऑफ से पहले एफ है। ठीक है। प्ले ए इज फॉर लेस देन 2.5 आवर। जो ए है वो 2.5 घंटे से कम का गेम है। अभी तक मैंने बेटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। अभी तक तो मैंने क्या किया है, सिर्फ इस क्वेश्चन को रीड किया है। अभी तक तो मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ा है कि एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन क्या है। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है वो बेटा ये वाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, बस। अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया। अभी तक तो हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है वो ये वाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हुई। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है। ई इमीडिएटली बिफोर ऑफ है। बेटा ई इमीडिएटली बिफोर ऑफ नहीं है, गलत कह रहे हो, है ना। इमीडिएटली बिफोर ऑफ वो है जो 3 घंटे का गेम है।
देखो कहाँ लिखा है, द ऑफ डे इज आफ्टर द प्ले ई। ऑफ तो ई के बाद है, लेकिन तुरंत बाद ऐसा तो नहीं लिखा। एंड देयर आर 2 days बिटवीन ऑफ डे एंड प्ले ए। ऑफ और ए के बीच में 2 का गैप है। बेटा ई के बाद ऑफ है, लेकिन ए और ऑफ के बीच में 2 का गैप है, इसलिए ई के बाद एक और दिन होगा, तब जाके ऑफ आएगा। समझे? चलो मैं फिर से इंफॉर्मेशन को रिपीट करता हूं। इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली है कि डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं खेला जाएगा। संडे को जो भी गेम होगा वो आधे घंटे का गेम होगा। कॉलम में तो सिर्फ ये 2 पॉइंट यूज हुए हैं, सिर्फ ये 2 पॉइंट। एफ 3 घंटे का गेम और सी 1.5 घंटे के बीच में 2 प्ले आएंगे। ए के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, 3 घंटे का गेम, इसके बाद ऑफ हो जाएगा। ए जो है वो 2.5 घंटे से कम का गेम है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। अब देखना है ना, हिंदी में देख लो, नाटक ई से एक दिन पहले नाटक ए खेला जाता है। नाटक ई से एक दिन पहले नाटक ए खेला जाता है। नाटक एफ जो कि 3 घंटे का है, नाटक सी जो कि 1.5 घंटे का है, के बीच में 2 नाटक खेले जाते हैं। समझे? अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है। अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है, और अवकाश के दिन तथा नाटक ए के बीच में 2 दिन का गैप है। अवकाश का दिन और नाटक ए के बीच में 2 दिन का गैप है। प्ले ए इज स्टेड इमीडिएटली बिफोर ई। कहां लिखा है ए इमीडिएटली बिफोर ई? कहीं नहीं लिखा ए इमीडिएटली बिफोर ई। प्ले ए इज फॉर लेस देन 2.5 आवर, ये लिखा हुआ है। प्ले ए इज लेस देन फॉर 2.5 आवर। ठीक है, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्ले ए इज स्टेड इमीडिएटली बिफोर प्ले ई। हाँ, तो ई से पहले ए लिखा है ना, ई से पहले ए लिखा है, तो मैं क्या दिक्कत है? ई से पहले ए लिखा तो है। हाँ, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब इस क्वेश्चन को बनाए कैसे? हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो ए है, इस ए को मैं कहाँ रख सकता हूँ? सर ए को मैं संडे में रख सकता हूँ, कभी नहीं रख सकता, वरना ई एफ ऑफ कहाँ जाएंगे? सर ए को सैटरडे में रख सकता हूँ, कभी नहीं रख सकता, वरना ई एफ ऑफ कहाँ जाएंगे? ए को फ्राइडे में रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, ए ई एफ ऑफ कहाँ जाएगा? ए को थर्सडे में रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, क्योंकि ए ई एफ फिर ये संडे ऑफ हो जाएगा, जबकि संडे ऑफ हो नहीं सकता। यानी कि ए को रखने की कितनी पॉसिबिलिटी है? सर ए को रखने की 3 पॉसिबिलिटी है। ए को रखने की 3 पॉसिबिलिटी है, 3। ए को रखने की कितनी पॉसिबिलिटी है? ए को रखने की ना 3 पॉसिबिलिटी है, और वो तीनों पॉसिबिलिटी मैं बना लेता हूं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना? एंड मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ए को मैं 3 जगह रख सकता हूँ। देखो, ए को मैं वेंसडे में भी रख सकता हूँ, और ए को मैं ट्यूसडे में भी रख सकता हूँ, और ए को मैं मंडे में भी रख सकता हूँ। बस मंडे, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे के अलावा मैं ए को कहीं नहीं रख सकता। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे के अलावा मैं ए को कहीं नहीं रख सकता। सिर्फ यही 3 जगह मैं ए को रख सकता हूँ। अगर मैंने ए को बेटा वेंसडे में रख दिया, तो ई इसके बाद आएगा, एफ इसके बाद आएगा, है ना, और ऑफ आ जाएगा इसके बाद, और ऑफ आ जाएगा। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बोर्ड पर ध्यान से देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ए को मैं वेंसडे में भी रख सकता हूँ, ट्यूसडे में भी और मंडे में भी। अगर ए वेंसडे में है तो ई इधर, एफ इधर, ऑफ इधर। अगर ए इधर है तो डेफिनेटली ई इधर, एफ इधर, ऑफ इधर। ठीक है, अगर ए मंडे में है तो डेफिनेटली ई इधर, एफ इधर और ऑफ इधर। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, तो ये हो गया हमारा ए ई एफ ऑफ, ए ई एफ ऑफ। अच्छा, जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है, जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है, जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है। चलिए साहब,
ये कहानी हमारी कंप्लीट हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एफ 3 घंटे और सी 1.5 घंटे के बीच में 2 प्ले हैं। अब आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना कि एफ 3 घंटे और सी 1.5 घंटे के बीच में 2 प्ले हैं। अगर एफ यहां है तो डेफिनेटली सी यहां आएगा, 1.5 घंटे का गेम। इसके अलावा सी को मैं नीचे तो रख ही नहीं सकता। अगर एफ यहां है तो सी कभी भी यहां नहीं आ सकता। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि एफ और सी के बीच में 2 दिन तो आ गए, लेकिन बेटा एफ और सी के बीच में 2 प्ले नहीं आ पाए। 2 प्ले एग्जैक्टली एफ और सी के बीच में 2 प्ले होने चाहिए। एफ और सी के बीच में 2 प्ले होने चाहिए, ना कि 2 दिन। तो अगर एफ यहां पर है तो सी को मैं नीचे नहीं रख सकता, सी को मैं ऊपर रखूंगा, और जो सी है वो 1.5 घंटे का गेम है। अगर एफ यहां पर है तो सी को मैं ऊपर नहीं रख सकता। 2 प्ले आएंगे, पहला प्ले दूसरा प्ले, तो डेफिनेटली सी यहां आएगा, डेफिनेटली सी यहां आएगा। लेकिन जो संडे को गेम खेला जाएगा वो आधे घंटे का गेम है। जो संडे को गेम खेला जाएगा वो आधे घंटे का गेम है, जबकि जो सी है वो 1.5 घंटे का गेम है। इसीलिए मैं सी को यहां नहीं रख सकता। इसीलिए मैं सी को यहां नहीं रख सकता, क्योंकि सी आधे घंटे का गेम नहीं है, सी 1.5 घंटे का गेम है। सी कितने घंटे का गेम है? 1.5 घंटे का गेम है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी कहानी पूरी हो गई। डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं आएगा, तो बेटा डी 2 घंटे का गेम संडे को भी नहीं आ सकता। संडे को तो आधे घंटे का गेम है, मंडे को आएगा नहीं, संडे को आ नहीं सकता। तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं आएगा, संडे को तो आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली डी 2 घंटे का गेम संडे को आएगा। अच्छा, बचा कौन सा गेम? हमारा कौन सा गेम बच गया? हमारा बच गया बी। हमारा बच गया बी। अच्छा, अब जो ए है वो 2.5 घंटे से कम का गेम है। 2.5 घंटे से कम बेटा, 2.5 घंटे से कम 2 होते हैं, 1.5 होते हैं, और 1 और आधा होता है। आधा हो गया तो 1 बच्चा, और जो ई है वो बचेगा फिर 2.5 घंटे का गेम। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। लव यू भाई, लव यू। ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो बेटा इस पजल को बनाने के लिए आपने देखा कि हमने 3 पॉसिबिलिटी बनाई, 3 पॉसिबिलिटी बनाई और बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व किया। जैसे ही हमने पॉसिबिलिटीज बना दी, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो गया। जैसे ही हमने पॉसिबिलिटीज बना दी, क्वेश्चन खुद पर खुद ही सॉल्व हो गया। हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सारा खेल था बेटा पॉसिबिलिटी बनाने का। तो कभी कभी हमें ना पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ जाती है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, है ना। वही काम सीटिंग अरेंजमेंट में होता है। सीटिंग अरेंजमेंट में भी हम पॉसिबिलिटीज बनाते हैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, और वही काम हम यहां भी करते हैं, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए पॉसिबिलिटीज बना देते हैं, है ना। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। बनाइए भैया। जो नई किताब है वो 2023 एडिशन है, 2024 एडिशन की कोई बुक नहीं आ रही है। 2024 एडिशन की कोई भी बुक नहीं आ रही है मार्केट में। अब सीधा 2025 एडिशन की बुक आएगी। तो आप चिंता ना करो, जो आपकी बुक है वो एकदम अप टू डेट है।
बनाओ बेटा बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज आपने नोट करी होगी, इस क्वेश्चन में एक चीज आपने नोट करी होगी, बताओ क्या चीज नोट करी है बढ़िया सी। इस क्वेश्चन में आपने एक चीज नोट करी होगी, इस क्वेश्चन में डेट और डेज दोनों है, इस क्वेश्चन में डेट और डेज दोनों है। सभी 6 खेल एक ही महीने में हुए थे, सारे के सारे जो 6 खेल हैं वो एक ही महीने में होने हैं, दूसरा महीना नहीं आना। और देखो महीने की 26 तारीख और 31 तारीख भी दे रखी है, इसका मतलब यह है 26, 27, 28, 29, 30, 31, है ना। और जो खेल हैं वो सोमवार से रविवार तक है, सोमवार से रविवार तक है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका मतलब यह है संडे जो है वो 1 तारीख को चला जाएगा, जबकि सारे खेल एक ही महीने में होने हैं। इसका मतलब एक 25 तारीख भी है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि सारे गेम एक ही महीने में होने हैं। तो 31 तारीख लास्ट है, तो बेटा 31 तारीख को संडे होना चाहिए। 31 तारीख को क्या होना चाहिए? 31 को संडे होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन को शुरू कर सकते हो, अब आप क्वेश्चन को शुरू कर सकते हो। अब आप क्वेश्चन शुरू करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सोमवार से रविवार तक 6 खेल आयोजित किए जाने हैं, हर दिन एक खेल खेल होगा और एक दिन कोई भी खेल नहीं होगा। एक ऐसा दिन है जो ऑफ है, कोई खेल नहीं वाला दिन सोमवार या रविवार नहीं है। मतलब सोमवार या रविवार को तो गेम खेलना ही खेलना है, सोमवार और रविवार को तो गेम खेलना ही खेलना है, मंडे और संडे को तो गेम पक्का है। सभी खेल 3 खेलों के प्रत्येक ऐसे सेट में होंगे कि 3 खेल बिना किसी अंतराल के होंगे, मतलब बिना किसी गैप के 3 खेल होने हैं। यानी कि मंडे को गेम होगा, ट्यूसडे को भी होगा, वेंसडे को भी होगा, 3 बिना गेम होंगे अंतराल के। मंडे को तो गेम पक्का है तो 3 गेम लगातार हो गए। अच्छा संडे को भी गेम 100% है और 3 गेम लगातार है, यानी कि सैटरडे को भी होगा, फ्राइडे को भी होगा। इसका मतलब जो वेंस थर्सडे है वो हो जाएगा ऑफ, थर्सडे को कोई भी गेम नहीं होगा, है ना। अर्थात उनके बीच में कोई खेल नहीं वाला दिन नहीं आता है, लेकिन 3 खेलों के इन सेटों के एकदम पहले या एकदम बाद में कोई खेल नहीं वाला दिन आ जाता है, यानी कि इस दिन नो प्ले है। ऑफ का मतलब नो प्ले। खेल जेड 26 तारीख को, खेल जेड 26 तारीख को, और खेल एक्स उसी महीने की 31 तारीख को, उसी महीने की 31 तारीख को। ये भी पॉइंट कंप्लीट हो गया। अच्छा खेल बी, खेल ए के एकदम बाद में नहीं हुआ है, लेकिन ए के बाद में है, ए के बाद में है बी, लेकिन तुरंत बाद में नहीं है। और खेल एम क्यू से एकदम पहले है, जो एम है वो क्यू से एकदम पहले है। अच्छा क्यू से एकदम पहले एम नहीं है, क्यू से एकदम पहले एम नहीं है, क्यू से एकदम पहले एम नहीं है, तो डेफिनेटली क्यू से एकदम पहले एम है, और ए के बाद में बी आना है, और ए के बाद में बी आना है, और ये हमारी पजल हो गई सॉल्व, और ये हमारी पजल हो गई सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से हम इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच से, बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच से इस पजल को हम डील कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, बड़े प्यार से सॉल्व कर दिया हमने क्वेश्चन, ज्यादा हड़बड़ाहट भी नहीं हुई, हमें परेशानी भी नहीं हुई, और बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया हमने। तो ये थे सारे क्वेश्चन बेटा लिंकिंग पजल के, है ना, ये सारे क्वेश्चन थे लिंकिंग पजल के। अब मैं आपको ले चलता हूं ग्रुपिंग पजल की ओर। ग्रुपिंग पजल में क्या होता है कि जो कॉलम बनाते हैं ना हम, वो ग्रुप का कॉलम बनाते हैं। कॉलम किसका बनाएंगे? कॉलम ग्रुप का बनाएंगे। जैसे कि यहां पर देखो 7 मित्र हैं, तो अब इन 7 मित्रों का कॉलम मत बनाना, इन 7 मित्रों का कॉलम। बी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से। पॉइंट बी, द प्लेज आर हेल्ड। देखो पॉइंट बी क्या है कि जो गेम है ना वो 3-3 के सेट में होने हैं, 3-3 के सेट में, और इनके बीच में कोई ऑफ नहीं हो सकता, 3 सेट लगातार होंगे। मतलब मंडे को पक्का गेम था तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 100% ये 3 गेम तो लगातार होने हैं। अच्छा संडे को पक्का गेम था, यानी कि संडे सैटरडे फ्राइडे ये 3 गेम तो लगातार होने हैं, तो इनके बीच में कहीं भी नो प्ले नहीं हो सकता। बट इन सेट के बाद या पहले नो प्ले हो सकता है, तो देखो इन सेट के बाद ही तो है नो प्ले, इस सेट के बाद है और इस सेट से पहले। ये एक सेट है और एक ये सेट है, ये है बी पॉइंट। ठीक है, हाँ जी।
तो अब हम चलते हैं बेटा ग्रुपिंग पजल पर। ग्रुपिंग पजल में हम क्या करते हैं, जो कॉलम बनाते हैं ना जो पॉइंट डी, सॉरी, पॉइंट डी क्या है कि जो प्ले बी है ना वो ए के बाद में है, मतलब तुरंत बाद में नहीं है लेकिन ए के बाद में आएगा। और जो एम है, जो एम है वो क्यू से ठीक पहले है। अच्छा, क्यू से ठीक, क्यू यहां नहीं आ सकता था, क्यू से ठीक पहले एम नहीं है, क्यू यहां नहीं आ सकता, क्यू से ठीक पहले एम नहीं था क्योंकि यहाँ पे जेड था, क्यू यहां नहीं आ सकता क्योंकि क्यू से ठीक पहले एम नहीं है, ऑफ है, तो डेफिनेटली क्यू यहां आएगा, एम यहां आएगा। अब बचा ए बी, ए बी में बी जो है वो ए के बाद आएगा, तो ए और बी, खत्म कहानी। हाँ, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना कि यहाँ पे 7 मित्र हैं। अब आप एक काम मत, ये मत कर देना कि इन 7 मित्रों का कॉलम बना दो। इस समय मित्रों का कॉलम नहीं बनाना। क्यों? क्यों? क्योंकि ये 7 मित्र ए बी सी 3 कार से यात्रा कर रहे हैं। देखो, ए बी सी 3 कार में इन 7 को बैठाया जा रहा है, तो यानी कि ग्रुप बना के बैठा रहे हैं ना, तो ये ग्रुपिंग पजल है। तो यहाँ पे जो कॉलम बनेगा वो कार का कॉलम बनेगा, कार ए, कार बी, कार सी। क्योंकि कार ए के अंदर लोगों को बैठाओ, कार बी के अंदर बैठाओ, कार सी के अंदर बैठाओ, तो यहाँ पे जो कॉलम बनेगा वो कार का कॉलम बनेगा, ना कि पर्सन के नाम का। ठीक है, बनाओ।
जी बनाओ बेटा, अब तक तो क्वेश्चन बन गया होगा। यहां पर बोर्ड पे ध्यान से देखना, प्रत्येक कार में कम से कम दो मित्र हैं, मतलब कम से कम दो लोग हैं हर कार में। इनमें तीन महिलाएं हैं जो प्रत्येक अलग अलग कार में है, मतलब हर कार में एक महिला का होना जरूरी है ना। टी केवल अपने सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ कार बी में सवारी करता है। जो टी है ना, वो केवल केवल किसके साथ सवारी करता है? क्यू के साथ। कार बी में केवल क्यू के साथ। केवल क्यू का मतलब समझ रहे हो? कार बी कंप्लीट। केवल क्यू के साथ समझ रहे हो? कार बी में कोई और नहीं आएगा। और ये अपनी महिला मित्र, ये इसकी महिला मित्र है, तो ये पुरुष हो गए, है ना। ये फीमेल फीमेल सर्कल, और जो मेल है वो ट्रायंगल। समझ रहे हो? तो टी अपनी महिला मित्र क्यू के साथ कार बी में यात्रा करता है, और केवल यही दोनों है, यानी कि कार बी में इन दोनों के अलावा कोई नहीं है, इन दोनों को कोई और डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। एम कार ए में यात्रा करता है। कार ए में कौन है? एम है ना। डी एंड डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते। अच्छा ये बताओ, अगर डी और डब्ल्यू सी में नहीं जाएंगे, अगर डी और डब्ल्यू सी में नहीं जाएंगे तो बी में तो जा नहीं सकते, तो डी और डब्ल्यू पक्का ए में जाएंगे। ये भी कार कंप्लीट हो गई। अच्छा बचा कौन सी के लिए? सी के लिए बचा जे एंड आर, ये भी कार कंप्लीट हो गई। जे महिला नहीं है, अगर जे महिला नहीं है तो जे पुरुष है, अगर जे महिला नहीं है तो जे पुरुष है। जबकि डब्ल्यू एक महिला है, जबकि डब्ल्यू एक महिला है, तो डब्ल्यू कौन है? डब्ल्यू महिला है। जे महिला नहीं है तो पुरुष है, डब्ल्यू एक महिला है, खत्म। बेटा ये मेल है तो ये फीमेल हो गई, और ये फीमेल है तो बाकी के दोनों मेल हो गए, क्योंकि हर कार में सिर्फ एक ही फीमेल थी, हर कार में सिर्फ एक फीमेल थी। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ग्रुप, अगर इस क्वेश्चन को पर्सन के नाम का कॉलम बना के करते तो बहुत मुश्किल हो जाता सॉल्व करना। अब देखो इस क्वेश्चन को तुमने ग्रुपिंग कॉलम से किया है, तुमने यहाँ पे कार के कॉलम बनाए हैं, तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए कितना आसान है। लग रहा है मुझे इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है? कितना आसान हो गया क्वेश्चन आपके लिए, बहुत आसान हो गया, है ना। बहुत ज्यादा आसान। चलो यहां पर क्या है? यहां पर तीन परिवार है एक्स वाई जेड। देखो तीन परिवार है एक्स वाई जेड, तो परिवार का ग्रुप बन गया एक्स वाई जी। तीन परिवार है एक्स वाई जी, इनका ग्रुप बन गया। 8 सदस्य हैं जो कि तीन अलग अलग कार में जा रहे हैं, तीन अलग अलग कार में जा रहे हैं, तो यहाँ पे कार का भी कॉलम बनेगा, यहाँ पे कार का भी कॉलम बनेगा। यहाँ पे दो टाइप की ग्रुपिंग है, यहाँ पे फैमिली की भी ग्रुपिंग है, कार की भी ग्रुपिंग है। तो फैमिली का भी कॉलम बनाओ, कार का भी कॉलम बनाओ, फैमिली का भी कॉलम बनाओ, कार का भी कॉलम बनाओ। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को फैमिली और कार दोनों का कॉलम बना के सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। फैमिली और कार दोनों का कॉलम बना के सॉल्व करो। बेटा हर कार में कम कम से कम दो थे, ना कि केवल दो। हर कार में कम से कम दो थे, ना कि केवल दो पर्सन। ऐसा किसने कह दिया कि केवल दो पर्सन है? कम से कम दो थे, कम से कम दो, केवल दो नहीं थे।
रिजल्ट बेटा एसएससी में भी आता है, हर एग्जाम में आता है, क्यों नहीं आता? हर एग्जाम में आता है। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? 3 परिवार हैं, एक्स वाई जी, तो कार में बैठे हैं, है ना? ओके। 4 आउट ऑफ 8 मेंबर्स आर फीमेल, भैया 4 महिला हैं, 4 मेंबर ऑफ ईच फैमिली ट्रेवल इन डिफरेंट कार, मतलब हर परिवार के सदस्य, जैसे इस परिवार में 3 सदस्य हैं तो वो तीनों अलग अलग कार से जाएंगे। ईच कार हैज एटलीस्ट 1 मेल और 1 फीमेल, हर कार में एक मेल और फीमेल का होना जरूरी है। ईच फैमिली हैज एटलीस्ट 2 मेंबर, और हर फैमिली में कम से कम 2 मेंबर है, हर फैमिली में कम से कम 2 मेंबर है, ठीक है? हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए बिलोंग टू फैमिली वाई, जो ए है वो वाई फैमिली से बिलोंग करता है, एंड ही ट्रेवल्स इन कार थर्ड, और वो किस कार में है? वो कार थर्ड में है। ए वाई फैमिली से बिलोंग करता है और वो कार थर्ड में है। डी इज द वाइफ ऑफ ई, बेटा डी किसकी पत्नी है? डी सर्कल में पत्नी है तो किसकी पत्नी है? ई की। इसको ई के साथ बना दो, ई त्रिभुज इसके पतिदेव हो गए। डी इज द वाइफ ऑफ ई एंड दे ट्रेवल इन कार फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली, और ये फर्स्ट और सेकंड कार में है। डी कौन है? फीमेल, ई कौन है? मेल। अच्छा, एच इज द सन ऑफ बी, एच किसका बेटा है? एच बेटा है ट्राइंगल में किसका बेटा है? बी का, बी को ऊपर। वर्ड किसके लिए? बी के। बी इज द वाइफ ऑफ जी, ये किसकी पत्नी है? ये जी की पत्नी है। एंड दे बिलोंग टू फैमिली जेड, ये तीनों जेड फैमिली के मेंबर हैं, ये तीनों जेड फैमिली के मेंबर हैं। बी जी एच, बी जी एच तीनों जेड फैमिली के मेंबर हैं। बी कौन है? फीमेल है। जी कौन है? मेल है। एच कौन है? मेल है। जेड फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई, जेड फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई। सी इज द डॉटर ऑफ एफ, सी किसकी बेटी है? सी एफ की बेटी है। वर्ड एफ के लिए, एफ इज द वाइफ ऑफ ए, ये किसकी पत्नी है? ये ए की पत्नी है। और जो ए है वो वाई फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये मेरी वाई फैमिली हो गई। ए एफ सी, जिसमें जो ए है वो मेल है, एफ और सी दोनों फीमेल है, ये वाई फैमिली भी मेरी कंप्लीट हो गई। तो डेफिनेटली ये दोनों मेंबर एक्स फैमिली के हैं, डी और ई, जिसमें डी कौन है? फीमेल और ई मेल। तो भैया तीनों फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई, तीनों फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई, है ना? तीनों फैमिली, तीनों फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई, तीनों फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई मेरे दोस्त। और तीनों तीनों फैमिली भी कंप्लीट हो गई। हाँ जी, यहां पर मेरी तीनों फैमिली भी कंप्लीट हो गई, और तीनों फैमिली कंप्लीट होने के साथ साथ, तीनों फैमिली कंप्लीट होने के साथ साथ इन तीनों फैमिली में रिलेशन भी मुझे पता चल गया, है ना? इन तीनों फैमिली में रिलेशन भी मुझे पता चल गया कि क्या क्या रिलेशन है ना? इन तीनों फैमिली में क्या क्या रिलेशन है? हाँ जी, इन तीनों फैमिली में, इन तीनों फैमिली में क्या क्या रिलेशन है, वो रिलेशन भी मेरे को पता चल गया। डी और ई हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ और उनका लड़का, हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी, ये एक्स फैमिली, ये वाई फैमिली, और ये एक्स फैमिली, ये वाई फैमिली, और ये जेड फैमिली। और तीनों फैमिली के मेंबर्स भी हमने वहां पे बैठा दिए, तीनों फैमिली के मेंबर्स भी वहां पे बैठा दिए। सर क्वेश्चन नंबर 7 में डी बी कार में भी तो हो सकता था, क्वेश्चन नंबर 7 में बी कार में टी और क्यू के अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था कि जो टी है ना, टी केवल क्यू के साथ है। अगर टी केवल क्यू के साथ है, अगर टी जो है केवल और केवल क्यू के साथ है, इसका मतलब इस कार में इन दोनों, इस कार में इन दोनों के अलावा कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, तो अब हमें इनको कार में बैठाना है। सी ट्रेवल्स इन कार सेकेंड, कार सेकंड में कौन जाता है? सी, सी कौन है? फीमेल। जी डजंट ट्रेवल विद एफ, जी एफ के साथ नहीं है। अच्छा ये बताओ, सारी फैमिली के मेंबर आ गए कि नहीं आ गए?
सारी फैमिली के मेंबर आ गए कि नहीं आ गए, ये बताओ, ये बताओ, सारी फैमिली के मेंबर आ गए। डी और ई, सर डी और ई दोनों फैमिली के मेंबर, मतलब एक्स फैमिली के दोनों मेंबर आ गए, एक्स फैमिली के दोनों मेंबर आ गए। ए एफ सी, सर ए आ गया यहाँ पर, सर यहाँ पर सी आ गई। अच्छा ए आ गया और सी आ गई, तो डेफिनेटली यहाँ पर कौन आएगी, यहाँ पर एफ आएगी, क्योंकि एक फैमिली में जो मेंबर्स है ना वो अलग अलग कार में जा रहे हैं। एक फैमिली में 3 मेंबर है तो ये तीनों अलग अलग कार में है, ए इधर है सी इधर है, तो पक्का एफ ऊपर है। चलो वाई फैमिली भी आ गई। क्या जेड फैमिली के तीनों मेंबर आ गए, क्या जेड फैमिली के तीनों मेंबर आ गए, बीजीएच। सर जेड फैमिली के तीनों मेंबर बीजीएच, यहां पर एक भी नहीं है, ना यहाँ पे बी है, ना यहाँ पे जी है, ना यहाँ पे एच है। अच्छा ये बताओ, हर कार में एक महिला पुरुष का होना जरूरी है, तो यहाँ पर पुरुष है, तो डेफिनेटली यहाँ पे महिला का आना जरूरी है 100%। यहाँ पर हर कार में एक मेल और एक फीमेल जरूरी है। अब हमारे पास 3 मेंबर बचे हैं, 1 2 3, इन तीनों में से जो भी महिला होगी, इन तीनों में से जो भी फीमेल होगी वो डेफिनेटली इस कार में आएगी, तो इन दोनों में से फीमेल कौन है, बी। अब बचे हमारे पास जी और एच, अब बचे हमारे पास जी और एच। जो जी है बेटा वो एफ के साथ नहीं है, जी एफ के साथ नहीं जा सकता, तो डेफिनेटली जी को मैं कार सेकंड में बैठाऊंगा, तो बचा कौन, एच, तो जो बचा वो यहां आ गया। तो ये हमारी तीनों कार भी कंप्लीट हो गई, तीनों फैमिली बन गई, तीनों कार बन गई, तीनों फैमिली बन गई, तीनों कार बन गए, तीनों फैमिली तीनों कार, देख लो बेटा, तीनों फैमिली बन गई, तीनों कार बन गए। तो बेटा 4 क्वेश्चन मैंने पजल के कल किए थे, 4 मैंने आज किए, है ना। 4 हमने कल किए थे पजल के क्वेश्चन, 4 हमने आज किए, टोटल हो गया 8 क्वेश्चन। अब आप लोगों को पता है क्या करना है, हर पजल को कम से कम 4 बार सॉल्व करना है, कम से कम 4 बार। और कल की जब क्लास अटेंड करोगे ना, मतलब 4 नहीं तो कम से कम 3 बार तो सॉल्व करके आना। तो जब आप कल की क्लास सॉल्व करोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करना घर पे, और एक नहीं दो नहीं 3 बार ट्राई करना, 3 बार, है ना। इस क्वेश्चन को अपने घर पे एक और बार ट्राई करना, हो जाएगा सॉल्व, परेशान मत हो जाएगा। और कम से कम बेटा कितनी बार सॉल्व करना, 3 बार सॉल्व करना, ठीक है। तो पजल की इन 8 क्वेश्चन को कम से कम 3 बार सॉल्व करना। अगर आप इन 8 पजल को 3 3 बार सॉल्व कर पाए, बेटा जी कार को तीसरी कार में इसलिए नहीं बैठा सकते क्योंकि तीसरी कार में फीमेल का आना जरूरी था, मेल तो बैठा ही था, और इन तीनों में से जो फीमेल है वो सिर्फ और सिर्फ बी है। अगर मैं यहाँ पे जी को बैठा देता तो फिर मैं फीमेल किसको बैठाता, क्योंकि इन तीनों में फीमेल सिर्फ बी थी, तो बी को ही बैठा सकते हैं इसमें, इसके अलावा किसी को नहीं बैठा सकते, है ना। पीएनजी बेटा टाइम पर इसलिए अपलोड नहीं हो पा रही है, जो पीएनजी अपलोड करने वाले हमारे टेक्नीशियन हैं, टेक्निकल हैं, उनकी माता जी का ऑपरेशन हुआ है, तो वो बेचारे वहाँ हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, तो उसके चक्कर में वो पीएनजी थोड़ा सा डिले रात में अपलोड कर पाते हैं। बता रहे थे सर 2 3 दिन मेरे को दिक्कत आएगी पीएनजी अपलोड करने में, तो वो बस वो रीजन है, क्योंकि जो करियर एप्लीकेशन पर है ना, सबको सबको वो ऑथराइज नहीं किया हुआ है ना, कोई भी बैकएंड पे जाके सॉफ्टवेयर को खोल नहीं सकता, कुछ ही लोगों को ऑथराइज किया हुआ है, तो जिनको ऑथराइज किया हुआ है उनकी माता जी बीमार है, ये है चक्कर, उनके एवज में कोई वो काम कर नहीं सकता क्योंकि सबके पास वो नहीं है ना, आईडी पासवर्ड। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कल का सेशन अटेंड करने से पहले आज के सेशन मतलब 8 पजल